दोस्तों, दुनिया में बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कि अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचते हैं, और खासकर कुछ ऐसे लोग जिनको वो जानते तक नहीं है। सोसाइटी के फ्लॉज को हाईलाइट करना, इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डालना बहुत आसान होता है, लेकिन उन फ्लॉज को मिटाने के लिए सीरियसली सेल्फलेस होकर काम करना सबके बस की बात नहीं। आज हम इस पॉडकास्ट में आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी लड़की की कहानी जिसने सिर्फ 18 साल की उम्र में एक एनजीओ खड़ा कर दिया, जो कि महिलाओं और गरीबों की प्रॉब्लम्स मिटाने में दिन रात जुटा रहता है। इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान दृष्टि की ये इंस्पायरिंग जर्नी सुनकर मुझे करीब 4 से 5 बार गूज़बम्प्स आ गए। गाइस, इस पॉडकास्ट के बाद से आप लोग अपने आसपास की प्रॉब्लम को एक अलग नजरिए से देखने लगेंगे और उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी जरूर ढूंढ पाएंगे। सो गाइस, पॉडकास्ट को एंड तक जरूर सुनना और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। वी होप यू गाइस एंजॉय द पॉडकास्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच दृष्टि फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। जो ऑडियंस नहीं जानती है, मैं उनको बता दूं कि दृष्टि करंटली रन्स एन एनजीओ नेम्ड सरवानी, और उनकी जो जर्नी है अब तक की बहुत ही ज्यादा इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग है, स्पेशली फॉर मी, पर्सनली फॉर मी। और उनकी जर्नी से मेरे को काफी कुछ सीखने को मिला है, एंड आई होप आप ऑडियंस भी उनसे बहुत कुछ सीख पाएंगे और जान पाएंगे कि बिना किसी प्रॉफिट और किसी सेल्फिश मोटिव के भी आप अपनी ड्रीम्स को कैसे रियलिटी में टर्न कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच दृष्टि फॉर ज्वाइनिंग इन। एनीथिंग यूड लाइक टू से? Thank you so much, Kuber, for calling me and having this conversation with me. It is always a pleasure. हमेशा अच्छा लगता है कि जो भी स्पेशली जो इतने इंथुजियास्टिक लोग मिलते हैं और इतनी सारी बातें करते हैं, एंड आई थिंक यू आर वन ऑफ देम, जो कि लोगों की लाइफ में जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, एंड जेन्युइनली कुछ लोगों तक पहुंचाना भी चाहते हैं और लोगों को जानना भी चाहते हैं। तो मुझे लगता है आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस पॉडकास्ट। सो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं। दृष्टि, फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले तो मैं बहुत क्यूरियस हूँ आपको। यू वर डूइंग मेडिकल, मैंने आपका थोड़े बारे में पढ़ा था आपके बारे में, तो अब यू आर डूइंग मेडिकल, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल करते करते ही आपके दिमाग में एकदम बिल्कुल ही डिफरेंट स्ट्रीम थी। ये एनजीओ और सरवानी का आइडिया कहाँ से आया? मतलब कि वेयर डिड इट, कहाँ से आया? मतलब क्या आपका इसके पीछे का बहुत? तो ये एक्चुअली कहानी थोड़ी लंबी है। मैं इसको जितने भी शॉर्ट फॉर्म में आपको बता पाऊंगी, मैं उसको बताने की कोशिश करती हूँ। तो बेसिकली मेडिकल का आइडिया मेरा अपना आइडिया नहीं था। मैं क्लास में टॉपर थी, काफ़ी अच्छी थी पढ़ाई में, साइंस में हमेशा ही मार्क्स पूरे आए। टीचर्स का भी मतलब ये था कि ये तो डॉक्टर बनेगी, और हमारे ओलंपियाड्स होते हैं 10th में, तो एक ऐसी साइंस ओलंपियाड हुआ और फर्स्ट क्वालिफाइंग राउंड में मेरी पूरे 10th में हमारे, मैं और मेरी एक क्लासमेट ही क्लियर कर पाए। पहले भी ओलंपियाड्स देते थे और फर्स्ट लेवल देते थे, सेकंड लेवल होता भी था क्लियर, बट तब भी नहीं देते थे क्योंकि उसके लिए एक्स्ट्रा प्रेप करनी पड़ती है, अलग से स्कूल आना पड़ता है, संडे को भी आके प्रेप करनी पड़ती है। बट इस बार क्या हुआ, 10th में सिर्फ मेरा ही और मेरी फ्रेंड का ही, मतलब क्लासमेट का ही क्लियर हुआ। तो उनको पता था कि ये फोकस में थे हम बच्चे कि इनका क्लियर हुआ है, इनको प्रेप करानी है। तो ऐसे ओलंपियाड दिया, ओलंपियाड मैंने दे दिया। साइंस में हमेशा ही बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, मतलब बहुत पैशनेट थी, पूरा टाइम मैं साइंस ही पढ़ती रहती थी, मुझे इतना पसंद थी साइंस। तो वो क्लियर हो गया एंड हरियाणा में रैंक फर्स्ट आया, ऑल इंडिया रैंक आ गया, उसमें 3rd रैंक। तो अब ये सारे रिलेटिव्स में बात फैल गई, पेरेंट्स को दिखा। पहले ही था मेरे एक्चुअली फादर का मन था और दादी का मन था कि मैं मेडिकल करूं, मतलब वो शुरू से कहते थे कि पढ़ाई में अच्छी है, इसको मेडिकल कराएंगे। हमारे पंजाबी फैमिली में यही होता है कि मतलब अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो मेडिकल करा दो, अगर कुछ नहीं करता तो उसको ह्यूमैनिटीज आर्ट्स दे दो, मतलब बहुत क्लियर वो है। और अगर ठीक ठाक है, कुछ ज्यादा एम्बिशियस नहीं है, तो कॉमर्स करा दो। तो मतलब ये बहुत ही क्लियर हमारे डिस्टिंक्शन है। तो मेरे को कहा कि तो बहुत पढ़ाकू है, और ऊपर से फिर ओलंपियाड का रिजल्ट आ गया तो डबल प्रेशर हो गया। मैं चाहती थी ह्यूमैनिटीज में ही परस्यू करना, बिकॉज मुझे सोशियोलॉजी बहुत पसंद थी, मुझे पॉलिटिकल साइंस बहुत पसंद थी, वो सब्जेक्ट्स मुझे फैसिनेट करते थे, उनमें भी मैं बहुत अच्छी थी। बट क्या हुआ, जब ओलंपियाड का रिजल्ट आया, फादर और दादी का प्रेशर हुआ, इमोशनल प्रेशर, पूरी मूवी का सीन हुआ। मैंने अपने फादर से कहा कि पापा मैंने नहीं करनी मेडिकल,
तो वो कहते तू डर रही है, तुझे लगता है तेरे से हो नहीं पाएगी, क्रैक नहीं होगा पेपर, तो तू डर रही है इसलिए तो करना नहीं चाहती। एंड मुझे चैलेंज कर दिया, और मैं उस टाइम पे ऐसी थी, अगर मुझे चैलेंज कर देता था तो कोई तो बस, तो चाहे अपने फादर ही हो, कोई चैलेंज ले लेना है, अब तो मेडिकल ही करेंगे। ऊपर से जब ओलंपियाड आया तो मतलब ओलंपियाड का रिजल्ट भी उस थोड़े टाइम पहले, तो मुझे लगा ये भगवान का साइन है कि मुझे साइंस ही करनी चाहिए। तो मेरे को लगा कि हाँ, कि एक साथ ही सब कुछ हो रहा है, पेरेंट्स भी चाह रहे हैं, ओलंपियाड भी मेरा आ गया है। अंदर से मुझे हमेशा से क्लियर होता है, आपको कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपको पता नहीं होता कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते। आप अपने आप को समझाना चाहते हो कि हाँ यार, शायद मैं इसके लिए बना हूँ। जैसे कई लोग इंजीनियरिंग कर लेते हैं, कई लड़कों की ऐसी स्टोरी होती है, पेरेंट्स ने कहा इंजीनियर बन जाओ, लाइफ बन जाएगी, तो वो अपने आप को कन्विंस करने लगते हैं कि हाँ यार, मैं तो इंजीनियरिंग के लिए शायद बनाऊं या बनी हूँ। तो बट मैंने भी ऐसे ही किया, मैंने कन्विंस करने की कोशिश तो करी। और मुझे याद है, मैं फर्स्ट क्लास में गई थी अपनी मेडिकल के, और मैं बायो की क्लास से जब बाहर आई हूँ, मुझे पूरी लाइफ क्लियर थी कि भाई ये मेरे लिए तो है नहीं। बट अब चैलेंज था, और एक समस्या बहुत कि भाई अब मेडिकल ली है, अगर नहीं क्लियर हुआ तो रिश्तेदार क्या सोचेंगे, ये तो बड़ी इंटेलिजेंट थी, ये तो पता नहीं क्या थी, अब ये देखो इसको। तो मतलब सारे सोसाइटल प्रेशर ने मुझे आके, मैंने मेडिकल की 2 साल की, मेरी लाइफ का सबसे मैं कहूंगी चैलेंजिंग वक्त रहा। पर्सनली भी मेरे दादा जी दूसरी बार बीमार हुए, उनको कैंसर हो गया था, थोड़ी घर में सिचुएशन बहुत खराब हो गई, क्योंकि पर्सनली बहुत स्ट्रगल किया। ऊपर से ये पता था कि जो मैं पढ़ रही हूँ मैं पढ़ना नहीं चाहती हूँ, बट वो पढ़ती रहती थी, मैं पढ़ती रहती थी ये सोच के कि नहीं, पढ़ना ही पढ़ना है। मेरी लाइफ में एक मोड़ आया जब हमारा नीट का जो फर्स्ट अटेम्प्ट था, मेरे को पता था मेरा स्कोर ठीक आ जाएगा, मतलब मुझे कहीं ना कहीं एडमिशन मैं ले लूंगी। बट क्या हुआ कि हमारा लीक हुआ पेपर, और उन्होंने कहा कि ये बच्चे ऑप्शनल है कि आप नीट दोबारा दे सकते हैं, नहीं दे सकते। तो मैंने अपने घर पे बोला कि मेरे को लगा ये मौका है मेरा निकलने का, एक पतली गली दिख रही है, निकल लो। और मैंने अपने पेरेंट्स को, अपने फादर को बोला कि अभी तो नीट दोबारा होना है, तो अब तो नीट के लिए मेरे को उसके सेकंड अटेम्प्ट में बैठना है। तो अभी मतलब मैंने अपनी मेडिकल की बात घर में बात करनी बंद करी, अपनी मदर को मैं लेके गई, मैंने जाके कॉलेजेस देखे, मैंने देखा कि एमसीएम में मेरे को पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी वगैरह सब्जेक्ट्स हैं, मैंने जाके वहां पे एडमिशन ले लिया। और ये बोला, वहां पे भी मेरे को प्रोफेसर मिली, कहती तुम क्यों करना चाहती हो, तुम मेडिकल मेडिकल में रिस्पेक्ट है, ये वो, तुम छोड़ के यहाँ क्यों आ रही हो। पूछते हैं आपसे ना 12th कौन सी स्ट्रीम में थे, मैंने कहा मेडिकल, कहते आप यहाँ क्यों आ रहे हो। मैंने कहा मैम ये तो मेरा बी प्लान है, मेरा तो नीट का अभी सेकंड अटेम्प्ट मैंने देना है, जो बैठना है, तो ये तो मेरा बी प्लान है। ये बोल के, घर बोल के मैंने एडमिशन ले लिया। और फिर जब मैंने नीट सेकंड भी हो गया मेरा, और मैंने दिया नहीं, मतलब कहीं काउंसलिंग में नहीं बैठी, कुछ नहीं, तो मेरे फादर मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा, बहुत ज्यादा गुस्सा। मेरे फादर ने मतलब 1 महीना मुझसे बात ही नहीं करी थी, मतलब बिल्कुल। और वो कोई घर पे आता था तो बोलते थे तो जीरो है, ये तो लाइफ में इसने खराब कर ली है। बट मुझे ये चीज समझ आ गई जब मैंने ली, तो किसी रिश्तेदार ने पूछा ही नहीं कुछ। मतलब जिन रिश्तेदारों के प्रेशर में कि क्या बातें बनाएंगे, क्या बोलेंगे मेरे बारे में, मेडिकल पे रो रो के कर रही थी, जिस चैलेंज को लेके, ईगो को लेके बैठ के कर रही थी, मेरे से किसी ने पूछा ही नहीं कि बेटा तुमने मेडिकल छोड़ी क्यों। मतलब किसी ने एक आधे ने पूछा भी, तो मेरे पेरेंट्स ने कहा कि नहीं इसका मन नहीं लगा, ये वो। बट मैंने सोचा कि नोबडी केयर्स, आप लोगों का सोच के करते हैं कि अच्छा माँ बाप खुश हो जाएंगे, रिलेटिव्स खुश हो जाएंगे। मैंने ये देखा कि मेरे फादर ज्यादा खुश होंगे कि मैं खुश रहूं। हाँ, उनको बुरा लगा, टाइमली गुस्सा हुए मुझसे, बट आज मेरे फादर जितना खुश हैं मुझसे, वो शायद मेरे डॉक्टर बनने पे भी ना होते। शायद उनको लगा था उस टाइम पे कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर ली। तो ऐसा नहीं था, मेडिकल मेरी चॉइस नहीं थी, मेडिकल मेरे को लगा कि ये तो डेस्टिनी है, जिस तरह से मेरा रिजल्ट है, जिस तरह से मुझे साइंस पसंद है। बट अंदर से मुझे पता था कि मेरा कुछ आपको पता होता है किसी चीज के लिए नहीं बने हो, तो मुझे ये पता था, और ये बहुत एविडेंट था मेरे साथ जो जो चीजें होती थी। फिर जब मैंने अपनी मर्जी से एडमिशन लिया, फिर मुझे लगा कि लाइफ में एक रीस्टार्ट हुआ है। मतलब 2 साल मेरे पास, जब मैंने अपनी मर्जी से पढ़ाई नहीं करी, मुझे याद है केमिस्ट्री सर को मैंने बोला सर मैंने नहीं करनी, सर मैंने मेडिकल नहीं करनी, मैंने डॉक्टर नहीं बनना। इतना डिसअपॉइंटेड फेस उन्होंने मुझे बना के मतलब देखा मुझे, और मुझे कहा कि बेटा तुम डॉक्टर बन जाओ, एक बार डॉक्टर बन जाओगे ना तो फिर तुम कुछ भी बन जाना। फिर तुम एक बार डॉक्टर लग गया तुम्हारे नाम के आगे, फिर तुम राइटर बन जाना, तुम पोएट बन जाना, तुम जो मर्जी लाइफ में बनना चाहते हो बन जाओ, डॉक्टर जरूर बनो। फिर मेरा दिमाग, लॉजिकल ब्रेन ने कहा अभी 2 साल का टॉर्चर,
और फिर वो 5 साल का, मतलब मैं 7 साल बाद फिर रीस्टार्ट मारूंगी लाइफ, अपनी मर्जी पे टर्म्स पे जीने का तब स्टार्ट करूंगी, तो मैं अभी क्यों ना करूं? 2 साल इज बेटर देन 7 years। तो बस वो मेरे को जब कॉलेज में मौका मिला तो मैंने वो हर चीज कर ली, जो मुझे लगा कि बस मुझे करनी है, कोई रोकने तो वाला इतनी नहीं था। इतनी दुविधा के बीच में और इतने फ्लिप्स एंड टर्न्स के बीच में एक सरवानी, एक एनजीओ का, उसका कहां से आ गया कि मतलब कि अभी तो इतना सब कुछ चल रहा था जिंदगी में, इतने सारे चेंजेस हो रहे हैं, तो इसी में एक इतना बड़ा चेंज के एक एनजीओ करना, और वो भी खुद खुद से सब कुछ स्टार्ट करना, वो टर्न कहां से आया, वो कहां से पेज पलटा? और कोई ना सोच के, स्पेशली 18 साल में तो कोई नहीं सोचता कि भाई मैं एनजीओ खोलूं, मैं ये करूं, मैं वो करूं, पता ही नहीं होता। मुझे तो कुछ पता ही नहीं था एनजीओ, मतलब मेरी लाइफ में कोई आसपास टर्म ही नहीं थी जहां से मैं आती हूँ, जहां मैंने देखा है। मतलब मुझे टिपिकल, मैं हमें नहीं पता इवन डोनेशन वगैरह हमारे, मैं हमेशा बोलती पंजाबी फैमिली से, हम लोग गुड़ के चावल बांट देते थे थर्सडे को, हमारे लिए वो दान है। मतलब हम बहुत देसी पंजाबी फैमिली से आते, तो मुझे कुछ नहीं पता था, ना मेरी कोई फैमिली में कोई पॉलिटिकल है, ना सोशल है, दूर दूर तक एक्सटेंडेड फैमिली में भी नहीं है। तो मेरे को कुछ टर्म्स का पता नहीं था। बस मैंने, जब मैं कॉलेज में गई, आप चीजें ऑब्जर्व करते हो, मैंने बहुत सारी चीजें देखी। मैंने तो, अगर आप पूछे कि मैंने सरवानी स्टार्ट किया था, मैंने तो एक थॉट स्टार्ट किया था, मेरी एक सोच थी जिसको मैंने सोचा कि यार, हम लोग ना सबको बोलते रहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, ये लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम है, और हम जाके यहाँ पे बात करते हैं, बड़े उठाते हैं मुद्दे, बट हम करते कुछ नहीं है। हम बात हर कोई करता है, बट करता कोई एक्शन कोई नहीं कर रहा। सब कंप्लेन में लगे हुए हैं कि ये गलत है, वो गलत है सोसाइटी से। अगर इतना गलत है, तुम्हें लगता है, इतना तुम फील होते हो, तुम कैप्शंस डाल रहे हो, इंस्टाग्राम पे डालते हो, हर जगह डालते हो, तुम कर क्या रही हो इसके लिए? तो मुझे लगा कि मैं क्रिप करने में बिलीव नहीं करती हूँ। मैं ये नहीं कहूंगी कि ये गलत है सोसाइटी के लिए, मैं ये कहूंगी मैं क्या कर सकती हूँ, मेरा क्या एफर्ट है। तो फिर सरवानी बस एक थॉट था जिसको मैंने, एक थॉट लिखा लड़कियों, एक मैसेज क्रिएट करा, और उसमें लिखा कि कुछ अच्छा करना चाहते हैं, कुछ अच्छा करेंगे, साथ में मिलके करते हैं। कोई प्लान नहीं, कोई स्ट्रैटेजी नहीं, कुछ भी नहीं पता होता करना क्या है, कैसे करेंगे, कोई आइडिया नहीं। और ये मैसेज के साथ मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया सरवानी के नाम का, और मैंने उसका लिंक उस मैसेज में डाल दिया। और उस मैसेज को मैंने सारे अपने, जैसे सोशियोलॉजी की क्लास के ग्रुप में, इंग्लिश मतलब फंक्शनल इंग्लिश के और पॉलिटिकल साइंस, सबके फॉरवर्ड कर दिया और कहा इसे ज्वाइन कर लो। रैंडम लड़कियों ने, जिनको वो अच्छा लगा, थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा, सबने ज्वाइन किया। अब वो धीरे धीरे करके कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई, मुझे पता भी नहीं चला। मतलब एक लड़की ने सोचा था, मैं पढ़ाई कर रही थी, मुझे पता था कि नॉर्मल जैसे आप मास्टर्स करते हो जॉब करने का, या आपकी सोच ही हुई होती है, और मुझे पता ही नहीं चला कब वो चीज जो मैंने, मेरे लिए छोटा सा मेरा एक पैशन प्रोजेक्ट था, कैसे वो ना बड़ा हो गया, मुझे पता नहीं चला। दृष्टि, एक चीज जरूर पूछना चाहूंगा मैं आपसे। आप जिस टाइम आपने सरवानी शुरू करा, उस टाइम आप साथ में अपनी डिग्री भी कर रहे थे, ठीक है? जब आप इनिशियली एक एनजीओ या किसी भी एक स्टार्टअप को, किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसको आप अपना पूरा देना चाहते हो, जिसमें पैशनेट होते हो, उसको आप शुरू करना चाहते हो, तो ना उसमें ना ऐसी चीज होती है कि उसको आप पार्ट टाइम नहीं रख सकते, उसको आपको एक ना एक टाइम पे आके फुल टाइम करना ही पड़ेगा, तभी आपको, मतलब कि अगर आप पार्ट टाइम करोगे तो उसको पार्ट टाइम पे भी ना थोड़े रिजल्ट्स वैसे ही रहते हैं, थोड़े, आपको एक ना एक टाइम पे आके उसको अपना फुल टाइम देना ही पड़ेगा। तो वो कैसे रहा, कैसे टैकल करा? आजकल की जनरेशन के साथ यही एक इशू है, काफी बहुत बड़ा इशू है ये। आपकी बात समझे तो, अगर आप मेरा काम देखें सरवानी का ना, तो मेरे को 20 दिन हुए मेरी डिग्री खत्म हुए मास्टर्स की, पुणे से जर्नलिज्म में। तो मैंने कभी भी सरवानी फुल टाइम नहीं किया। विमेन मेड क्राफ्ट हमारा सोशल एंटरप्राइज है, तो वो भी अगर आप ये देखें तो फुल टाइम, अगर जो ऑन पेपर तो फुल टाइम तो कुछ भी नहीं था। कि अगर आप कहें कि मैंने क्या, हमेशा मैंने एक दिन में, मास्टर्स का जो डिफरेंस था 10 डेज का भी नहीं था, जब मैं यहाँ से, मेरा लास्ट पेपर हुआ और मैं मास्टर्स के लिए पुणे चली गई। तो अगर आप कहें कि हाँ फुल टाइम, मैंने हमेशा डबल मेहनत करी। आप देखिए मेरे साथ बहुत अच्छी चीज हो गई, कि मैंने ना सरवानी जब स्टार्ट हुआ, तो सरवानी मेरे लिए पैशन प्रोजेक्ट था, कि जो भी अच्छा लग रहा है कर रहे हैं, कर रहे हैं, जो मन कर रहा है, अच्छा लग रहा है, दुनिया में जो देख रहे हैं, मुझे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल गया, एक जादू की पेंसिल मिल गई, जो भी करना है उसको आप ड्रॉ करो, वो हो जाता था। मतलब आप सोचे, आइडिया आया, यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दिया। अब धीरे धीरे सरवानी ग्रो करने लगा।
अब एक जब एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है तो वो कुछ डिमांड करती है, तो एक लेवल पे आ गया जहाँ पे सरवानी बिल्कुल मेरे साथ खड़े हो गया और वो डिमांड करने लगा कि मुझे ये चाहिए, यू शुड डू दिस। मेरे साथ एक इशू हो गया, मैंने कहा यार ये तो मैंने स्टार्ट किया था खुशी के लिए, अपने पैशन के लिए, बस अच्छा लग रहा था कर रहे हैं, अब ये मुझे कह रहा है कि ये करो। सरवानी की अपनी नीड्स हैं। तो मैं उसमें भी काफी, मैं कहूंगी मैं बहुत विद गॉड ग्रेस मैं बहुत लकी रही। मैंने सोचा, बहुत मैंने स्ट्रगल किया थोड़ी देर ना उस बैलेंस में, कि आप एक पैशन से जब आप एक उसको ग्रो करने की फेज में जाते हो तो वो आपसे बहुत चीजें मांगता है, टाइम मांगेगा, ठीक है, एफर्ट मांगता है। तो मैंने जब उसको दिया और उसके बाद वो ग्रो किया तो मेरा क्लैश खत्म हो गया। मुझे लगा कि जिंदगी में अगर आपने कोई चीज बनाई है वो आपसे बड़ी हो जाए, ये तो सबसे अच्छी बात है। मुझे पहले लगा था यार अब तो मुझे डिक्टेट करने लगी है सरवानी, मतलब मुझे इस मीटिंग में नहीं जाना, मैं थकी हुई हूँ, मुझे नहीं अटेंड करनी, बट मेरे को ये कह रही है तो पहुंच वहां पे, और मैं पहुंच रही हूँ। तो मेरे को ऐसा लगा कि बर्डन हो रहा है। और फिर जब सरवानी ग्रो कर गई, आप देखिए एक लेवल ऐसा आ गया मेरे साथ साल 1.5 साल में कि लोग मुझे नहीं जानते थे बट सरवानी को जानते थे। मुझे कई लड़कियां सरवानी सरवानी करके भी बुलाती थी, तो सरवानी जा रही था, मतलब मैं ऐसा सिस्टम हो गया मेरे साथ कि सरवानी मुझसे बड़ा हो गया। तो मैंने ये चीज रियलाइज करी तो बहुत मेरे लिए इम्पोर्टेंट था। मुझे अब लोग कहते हैं कि यार आपने फुल टाइम सरवानी मतलब मास्टर्स के लिए गई, क्या सोच के गई, ऑर्गेनाइजेशन थी, कैसे छोड़ा? मैंने कभी नहीं छोड़ा। मैंने ये सोचा कि सरवानी मुझसे बड़ी हो गई है और सरवानी को एक बेटर लीडर की जरूरत है। मतलब मैं अगर सरवानी ग्रो करी है तो मुझे भी ग्रो करना पड़ेगा। सरवानी एक ऐसी जो अपनी, जब स्पेशली जब मैं लीडिंग पोजीशन पे रही हूँ सरवानी में एज अ फाउंडर, तो सरवानी क्या क्या उसकी डिमांड्स क्या है? वो डिमांड करती है कि दृष्टि का अच्छी अपने आप को एजुकेशन दे, डिमांड करती है कि मैं प्रोफेशनली मेरे पास स्किल्स हों, वो कैपेबिलिटी हो। चाहे एजुकेशन की बात नहीं है, आपकी कैपेबल हूं मैं कि उसको मैं लीड कर सकूं, उसे सही जगह डायरेक्ट कर सकूं। तो उससे मेरी ग्रोथ भी होती गई। मतलब एक तरह से मेरे को याद है कि सेकंड थर्ड ईयर में ऐसा चलता था कि अच्छा सरवानी वीकेंड पे इवेंट कर रहा है, मैं कहती थी सरवानी इवेंट कर रही है तो मैं दृष्टि क्या कर रही है, दृष्टि कुछ करेगी, दृष्टि एम्बियंस में जाती थी। मतलब मैंने हमेशा एक बैलेंस बना के रखा कि अगर मैं सरवानी में काम कर रही हूँ, मैं अपनी डिग्री पे पढ़ाई पे तो मुझे करनी ही है, बट अगर सरवानी को अच्छा काम कर रही है तो मैं पर्सनली मैं जाके अटेंड करती थी कॉन्फ्रेंसेज, मैं जाके एम्बियंस करती थी, मैंने इतने सारे एम्बियंस अटेंड करे, मैंने बेस्ट दिल्ली के ट्रॉफीज जीती। मतलब मेरे को ये होता था अच्छा सरवानी अच्छा कर रही है, दृष्टि भी अच्छा करेगी, सरवानी अच्छा करेगी। तो उसमें और मेरी लाइफ में ज्यादा, मैंने बताया आपको जैसे पहले भी बात, मैं सोशल ज्यादा थी नहीं। मतलब मेरा काम बहुत सोशल था, मुझे लोगों से मिलना होता था ये, बट मैं पर्सनली बहुत सोशल नहीं हूँ। मैं एक्सट्रोवर्ट हूँ, मुझे लोगों से बात करना पसंद है, बट मेरी पर्सनल निजी जिंदगी में 5-6 लोग हैं और मेरे दोस्त वो पुराने स्कूल के फ्रेंड्स हैं, 10-10 साल पुराने मेरे दोस्त हैं सब। और मेरी ज्यादा दोस्ती, ज्यादा घूमना फिरना नहीं, कोई पार्टीज का ज्यादा कोई शौक नहीं, कोई मतलब ऐसा एंगेजमेंट भी नहीं, कोई मतलब बॉयफ्रेंड्स नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ था ही नहीं मेरे पास। तो मेरे पास एक सरवानी थी, एक मैं थी और एक मेरा कॉलेज था। तो मुझे होता था कि इसको बैलेंस करके चलना है। सरवानी और अच्छा करती थी, मैं उससे डबल अच्छा करने की कोशिश करती थी। तो इसमें निकलते निकलते मुझे पता ही नहीं चला कि कैसे बैलेंस हो गया, मुझे कभी जरूरत नहीं एक्चुअली हुई। सब सब कुछ ना एक विजन की खेल है आपका। मैंने जैसे कहा विजन के फुल टाइम नहीं दे पाए, पर आपका विजन था कि मैं अगर लीडर हूं इसकी तो मेरे को ऑब्वियसली इससे बड़े होके रहना है, और उस टाइम में आप डबल मेहनत भी करते रहे और एक तरह से आप उसको पूरा सब कुछ अपना देते भी रहे। ये सिर्फ आपका विजन था जो आपके विजन यहाँ तक पहुंचा पाया आपको। एक चीज जरूर पूछूंगा दृष्टि, आपने एनजीओ शुरू करा, ठीक है, आप ग्रेजुएट थी, ठीक है, ग्रेजुएशन कर चुकी थी। घर वालों का और आसपास के रिलेटिव्स और कई लोगों का ये जरूर रहता होगा माइंडसेट कि आप इतने होशियार, इतना होशियार बच्चा है, इतना एक्सेल करता है, ठीक है, तो एनजीओ है, एनजीओ से कुछ बन नहीं रहा तो कोई जॉब कर ले, कोई यही चीज कहां से आ गई, कोई और कर ले, कुछ और खोल ले, इतना एक्सेल कर रही है, कोई जॉब कर ले, कोई रेवेन्यू भी आएगा। वो चीज कैसी रही कि बिना किसी रेवेन्यू के भी आप मोटिवेटेड रहे इस चीज को करने के? ये ना मुझसे हमेशा हर जगह जब भी मैं मुझसे पूछता है मोटिवेशन का कारण बताएं अपना, कौन आपको इंस्पायर करता है, कौन मोटिवेट करता है। मेरे साथ एक चीज सरवानी में ये रही कि इसके लिए काम करने के लिए ना मुझे कोई वजह नहीं चाहिए। मेरे पास कभी भी मुझे रीजन ही नहीं चाहिए था, मुझे कोई ऐसे सोर्स नहीं चाहिए था जो मुझे आ जाओ खड़े होके काम करते हैं। मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि जब आप काम करते हो ना, कुछ स्टार्ट करते हो, आपके पास कोई को फाउंडर नहीं, टीम नहीं, कोई आपकी फैमिली में इन्वॉल्व नहीं है। मतलब आप बहुत सोलो, मैंने सोलो थी, मेरी कोई फ्रेंड्स भी नहीं थी
इनिशियली सरवानी में। तो मैंने जब स्टार्ट किया तो बहुत टाइम ऐसा आता है जब आप कहते हो यार क्यों कर रही हूँ मैं, मतलब आप ऑफ कोर्स आप करने की कोशिश करते हो, नहीं हो पाता। बहुत बार हम ट्राई करते हैं, वो नहीं हो पाती है, जिस मेरे साथ बहुत बार हुआ, मुझे करना था, नहीं हो पा रहा था। तो मैं रोने लगती थी और मैं रोती थी, पूरा अपने आप को, अपना इमोशन को एक्सप्रेस करती, रो जाती थी, फिर खड़ी हो जाती थी। मतलब बहुत बार ऐसा होता था कि मैं क्यों कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, बट सरवानी में ऐसा कुछ था जो हर बार मुझे खड़ा कर देता था। मतलब अगर मेरे को कोई चीज तोड़ती थी ना, बट सरवानी जोड़ देती थी। और मैं बहुत बुरे पर्सनली फेज से भी गुजरी हूँ, डिप्रेस्ड भी रही हूँ इस पिछले कुछ टाइम में, 1.5 साल पहले। बट सरवानी की ऐसी चीज है कि मैं मतलब मर भी रही होंगी ना, तो मुझे पता है मैं इसके लिए खड़ी हो जाऊंगी। और इस कोई पे चेक, कोई कोई भी कुछ भी, कोई अवार्ड, कोई कुछ भी, मुझे लगता नहीं है कि वो मुझे मोटिवेट करता है। जैसे मेरे लिए बच्चे की तरह है सरवानी ना। और आप पूछो कि आपको बच्चे का ध्यान रखने के लिए क्या चीज मोटिवेट करती है, वो कहेंगे कोई चीज मोटिवेट नहीं करती है, यू विल ऑलवेज टेक केयर। मेरे साथ जो मैंने आपको बताई ना, वो फेज आया था जब डिमांड करने लगे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैंने अपने आप को कैसे समझाया था, वो भी इसी से रिलेटेड है। आपका जब बच्चा छोटा है, आपका मन करता है आप उसे गोदी में उठा के रखो, हर वक्त बच्चे को अच्छा लगे, गोदी में रखें आप, आप उसको अपने पास रखें। बट द पॉइंट इज कि आपका बच्चा बड़ा होता है, आपका बच्चा खुद चलने लगता है, खुद बड़ा होता है। और आज सरवानी वो फेस आप मुश्किल हो जाता है, आपको लगता है बच्चा जल्दी बड़ा हो गया। मैंने कई पेरेंट्स से बात किया, मदर्स कहती है जल्दी बड़ा हो गया। तो मेरे लिए सरवानी में ये था कि जब तक मैं थी अकेली, आज मैं नहीं हूँ सरवानी। अगर कोई कहे कि हाँ सिर्फ मैं हूँ सरवानी, नहीं। स्टार्टिंग में जरूर हाँ हम अकेले थे, बट आज सरवानी में इतनी सारी लड़कियां हैं जो सरवानी में इन्वेस्ट करती हैं, सरवानी में बिलीव करती हैं, उसके लिए काम कर रही हैं। तो इट हैज ग्रोन बियॉन्ड मी एंड आई थिंक आई एम सो प्राउड कि अब सरवानी मुझसे अलग है। और मोटिवेशन की इसके लिए जरूरत नहीं है। आप अपने बच्चे के लिए आप एग्जॉस्टेड भी, आप उसको खाना तो देंगे ना। आपका नहीं भी मन खाने का, आप खाना बनाएंगे खिलाने के लिए। तो मेरे लिए कभी भी मैंने ये नहीं सोचा कि सरवानी ने मुझे क्या दिया, क्योंकि जो सरवानी ने मुझे दिया है माइट नॉट बी लुकिंग वेरी फैंसी, कि वो नहीं होगा कि कोई पे चेक हो रहा है या कोई अवार्ड मिल रहे हैं। मेरे लिए सरवानी ने मुझे, जो भी मैं हूँ, आज मैं जो भी हूँ, मेरी जो भी सोच है, मेरे से हर कोई पूछता है आपके पास क्या है, व्हाट हैज, मेरे पास घर में कई बार से 1.5 साल पहले एक कॉन्वर्सेशन उठ गई थी कि इसको ये चीजें छोड़कर अपने करियर पे फोकस करनी चाहिए, शी शुड फोकस ऑन मेक सम मनी, दैट इज द पॉइंट, इफ यू डोंट हैव मनी नथिंग विल वर्क। मतलब मुझे ऐसा बताया गया कि अगर आपके पास पैसे नहीं है तो कोई फायदा नहीं है, जो कि मैं उनकी सोच समझती हूँ, वो कहाँ से आ रहे हैं, वो क्या देख रहे हैं। बट मैंने जो सरवानी में जो मेरा इसमें थॉट रहा है कि मैंने कहा मेरी पूंजी ना मेरा एक्सपीरियंस है। अगर आज मुझे कोई पूछेगा आपकी जायदाद क्या है, तो ये एक्सपीरियंस है, वो मुझसे कोई छीन नहीं सकती। और जो एक्सपीरियंस मुझे सरवानी ने दिया है, वो आप, कई लोग आज के एक्सपोजर वर्ड यूज करते हैं, एक्सपोजर, ये लाइफ में इतना कीमती है। ये कौन मुझे आके कौन से पैसे, कौन सा पे चेक, कौन सी जॉब मुझे वो एक्सपोजर देती या वो एक्सपीरियंस देती जो मुझे सरवानी ने दिया, मुझे कोई नहीं दे सकता। मैं रोज नए लोगों से मिलती हूँ, मैं रोज कुछ नया सीखती हूँ, मैं रोज कुछ ना कुछ मेरी जिंदगी में ऐड होता जा रहा है। मैं रोज एक बेहतर इंसान बनने की कोशिश करती हूँ। और वो मुझे कौन दे रहा है? मुझे जीने की वजह दे रहा है। मैं आपको बता रही हूँ, आज हम पाठशाला रन करते हैं, 75 बच्चे हैं जिनको हम पढ़ा रहे हैं। पिछले कुछ महीने हमने स्टार्ट किया है इसको। मैं खुद एक क्लास खुद लेती हूँ बच्चों की, 35 स्टूडेंट्स हैं मेरे पास जो मेरी क्लास में है। मेरे पास अभी, मेरे को जब मैंने इंटर्नशिप करी थी, मुझे जॉब का ऑफर आया। अब जॉब का ऑफर आया तो मेरे घर में कॉन्वर्सेशन हो गई कि बेटा जॉब करके देख ले, तू तो यंग है, ये तो यही रहना है, ये चलता रहेगा, आप जॉब करके देखो, आपने पढ़ाई इतनी करी है, यू हैव डन मास्टर्स एंड यू हैव फ्रॉम अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट, आपकी एजुकेशन है, हम नहीं कह रहे कि आप जॉब करो, बट एक्सपीरियंस के लिए आप कर लो, एक्सपीरियंस। मैंने सोचा मेरे पास जो एक्सपीरियंस है वो मुझे वो क्या जॉब देगी जो मुझे ये एक्सपीरियंस मिल रहा है। आप देखिए तो पे चेक की बात आई, पैसों की बात आई, अब हम बहुत सारी चीजें हैं, विमेन मेड क्राफ्ट है, बट ये कि कोई भी चीज प्रॉफिटेबल होने में बहुत टाइम लगता है, मुझे उसका पता है। और वो पे चेक शायद उतने फैंसी नहीं है। तो मैं अपने कमरे में आई हूँ और मेरे को ना बच्चे कुछ ना कुछ नोट्स वगैरह बना के देते हैं, और मेरे वो बिल्कुल बेड के साइड में ही पड़ा हुआ था। तो और मैं आई हूँ और मैंने सोचा कि ये मेरा पे चेक है। मैं जब दरवाजा खोलती हूँ, अभी हमारी क्लास होगी, लगेगी 5:45 पर, मैं दरवाजा खोलती हूँ और वो बच्चे एक साथ उठ के बोलते हैं गुड इवनिंग दीदी, एक लंबी सी आवाज में, वो मेरा पे चेक है। और ये पे चेक इतना, मैंने बहुत लोगों के पास पैसे देखे हैं,
बहुत पैसा देखा है लोगों के पास, मैंने गरीब भी लोग देखे हैं जिनके पास नहीं है, मैंने पैसा भी देखा है, बट मुझे पता है कि कितना भी पैसा हो, दैट विल नेवर गिव यू सेटिस्फैक्शन। आपको लाइफ में खुशी नहीं मिलती, वो खरीदी नहीं जा सकती। और जो मुझे सरवानी दे रहा है, लोग तो पैसे खर्च कर रहे हैं अच्छे एक्सपीरियंस के लिए, वो जाते हैं कि भाई हमें अच्छा फील हो, दे स्पेंड money and go to these places, visit, and they're in wonder, wow, life अच्छी है, they buy these clothes, expensive clothes, jewelry to make them feel good. They spend that money for happiness. I am getting it for free. Why would I need motivation? मुझे नहीं, मतलब जरूरत ही नहीं है इसमें। तो बस ग्रेट ग्रेट, आपका सरवानी की ओर पैशन देख के सीरियसली बहुत लोग इंस्पायर होने वाले हैं, बहुत ज्यादा लोग, कि एक लड़की अकेले इस ऑर्गेनाइजेशन को चलाते हुए भी और फिर भी इतनी खुश और सेटिस्फाइड लग रही है। दिस इज अ कमेंडेबल जॉब, कमेंडेबल जो आप सोसाइटी के लिए कर रहे हो। आपने बताया अभी कि आप अभी पाठशाला रन कर रहे हो, स्टूडेंट्स को पढ़ाते हो, अंडर प्रिविलेज किड्स को पढ़ाते हो। इसके साथ साथ अभी सरवानी क्या क्या अभी कर रहा है, क्या क्या देखने को मिल सकता है अभी सरवानी क्या क्या कर रहा है सोशली? सरवानी में एक तो हमारी पाठशाला चल रही है, साथ में हमारा एक मेंस्ट्रुएशन प्रोग्राम है जिसमें हम हर महीने 100 हमने औरतों को मेंस्ट्रुएशन पैड, सैनिटरी पैड्स प्रोवाइड करते हैं हम पूरे मंथली सप्लाई के साथ। साथ में हम सरवानी में हम बहुत सारी ऑनलाइन कॉन्वर्सेशंस को कर रहे हैं। हमारी हमेशा से कोशिश रहती है कि सरवानी में हम कहीं ना कहीं जो भी मुद्दे हैं उनको उठाएं। हम सरवानी टॉक्स करते हैं, संवाद करते हैं, जिसके अंदर हम बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं। अभी चीजें ऑफलाइन तो हमारी एक मेंस्ट्रुएशन प्रोग्राम चल रहा है और साथ साथ हमारी पाठशाला रन हो रही है, और ऑनलाइन हम ट्राई कर रहे हैं कि हम अपने प्लेटफॉर्म को, अपनी वॉइस को इस्तेमाल करें कि बेटर कुछ कर पाए। बहुत सारी चीजें सरवानी में अब हम, हमारा इनिशिएटिव है विमेन मेड क्राफ्ट, जिसके अंदर हम पिछले 1.5 साल से लगे हुए हैं, और हम एक ऑर्गेनाइजेशन हमने खड़ी करी है इस तरीके से जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट हम रूरल आर्टिशंस और हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स को दे रहे हैं। हमारा विजन है जो घर में बैठी औरत है, जिनके बच्चे भी छोटे हैं बट वो कुछ करना चाहती है, शी वांट्स टू अर्न टू सपोर्ट द फैमिली। क्राइसिस पिछले कोविड में है हुए इतने, तो हम उन फैमिलीज को सपोर्ट कर रहे हैं। आज हमारे पास एक नेटवर्क ऑफ आर्टिशियंस हैं, औरतें हैं, फैमिलीज हैं जो कि हमारे साथ काम कर रही है, और हम बहुत सारे इंडियन हैंडीक्राफ्ट को लेकर और इन फैमिलीज को सपोर्ट और विमेन आर्टिशियंस को सपोर्ट करने के विजन को लेकर, और उसमें हम वर्क फ्रॉम होम का एक सेटअप करा है हमने कि हम घर बैठे काम कर पाए। और क्योंकि अब वो इतनी स्किल्ड नहीं है कि कंप्यूटर्स पे काम कर पाए, तो वो जैसा भी हम काम कर पाए, हमारा विजन है, हम उस पर काम कर रहे हैं। और हमने हमारी वेबसाइट भी हमने लॉन्च की है womenmadecraft.com करके, उसमें हमारे प्रोडक्ट्स हैं और बहुत सारी चीजें सरवानी में कंटिन्यूसली चल रही है। हमारा बहुत सारे इसके लेके प्लान्स हैं, क्योंकि हम मतलब कंटिन्यूस हमारे ईयरली कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स रहते हैं जो मंथली हमारे होते चलते हैं। जैसे टॉक्स आ गई, टॉक्स मोस्ट लाइकली पिछले 1-1.5 महीने में आगे हो जाएगा। तो बहुत सारी चीजें अभी हम लगे पड़े हैं और कर रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, और आगे करते रहेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दृष्टि, आप बहुत ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं आपको काफी, आप जो सरवानी काम करता रहता है फॉलो करता रहता हूँ, काफी देखता हूँ, काफी इंस्पायर होता रहता हूँ उस चीज से। इसीलिए मैंने आज आपको बुलाने का सोचा अपने पॉडकास्ट पे। मैं देख रहा था कि पिछले साल कोविड के लॉकडाउन में भी, जब कोविड चल रहा था और इतना तब लोग डर रहे थे, एक डर था कि घर से बाहर नहीं निकलना, कोविड हो जाएगा, बहुत ही जानलेवा ये पेंडेमिक था, है पेंडेमिक। तो उस टाइम पर भी मैं देख रहा था कि सरवानी कुछ ना कुछ करते जा रहे हैं, मास्क बांट रहे हैं, मील्स प्रोवाइड कर रहे हैं जाके अंडर प्रिविलेज लोगों को। तो उस टाइम पे भी आप काम कर रहे थे, तो अपने ओर से तो आप सरवानी के लिए कर रहे थे, लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं ना, पेरेंट्स की तरफ से हमेशा ये चीज रहती है कि नहीं बेटा, कि बाहर बहुत माहौल खराब है, मत जा, क्यों कर रही है ये, तेरे क्या मिलेगा, तेरा क्या मिलेगा, उनको तू कर रही है, तू बीमार हो गई, ये हो गई, वो। तो उन सबसे कैसे टैकल करा, उनको कैसे कन्विंस करा? एक्चुअली अपना मेरे सारी फैमिली भी थोड़ा काफी समझ गया। ये बहुत हुआ था जब कोविड में मील्स का हुआ, एक्चुअली किसी को बुला भी नहीं सकते, कोई वॉलंटियर भी, कोई भी इस टाइम पे आप बोल ही नहीं सकते, फैमिली अलाउ नहीं करती। तो मुझे पता था कि अगर ये करना है तो डेफिनेटली मैंने खुद ही करना है। तो हमने एक प्रोग्राम जिसमें किया, जिसमें हम 100 मील्स प्रोवाइड करते हैं रोज। हमने 15,000 मील्स दिए हैं कोविड के टाइम में, और मुझे था कि अब जाना है, निकलना है, तो मैंने ही जाना है। और अब मेरी फैमिली को ना, ये बहुत लोगों का फोन आया कि मेरे दादी थोड़ा ये है कि ओल्ड हैं और घर पे प्रॉब्लम हो सकती है, आप जाते हो रोज बाहर निकल रहे हो। और हमने कोविड पेशेंट्स को भी डिलीवरी दी है,
होम कुक मील्स की, जो कि मेरे मदर खुद कुक करते थे। अब इतना टाइम हो चुका है ना कि अब वो रेजिस्टेंस नहीं आती। मतलब मेरी फैमिली को पता है कि अगर दृष्टि में ठान लिया है ना, इसे करना है, उसे करना ही है, तो वो अब वो मुझे कन्विंस ही नहीं करते हैं। मुझे बताते जरूर है कि उनका फोन आया था, वो कहते ध्यान रखो, पीपी किट पहन के जाओ, बहुत सारी चीजें जिनका मैं अपना पूरा सेफ्टी का ख्याल रखती हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि घर में फैमिली है, सारा चीजें वो मैं अपना पूरा रखती हूँ। बट द पॉइंट इज कि अब उन्हें पता है, बल्कि मेरे मदर ने खुद सबसे पहले कहा कि बेटा हम कोविड पेशेंट्स को भी देते हैं, तो वो मेरे मदर कुक करते थे सारा खाना जो हमने पेशेंट्स को दिया, और मैं जाके डिलीवरी करती थी और मम्मा बनाते थे, तो हम पैक करके हम देके आते थे। तो अब वो क्या होता है कि अब वो फैमिली को पता चल गया है, तो वो सपोर्ट ज्यादा है, रेजिस्टेंस नहीं है अब इतनी। जबकि वो कहते हैं तो इसने करना तो है ही, तो मेरे मदर अब यही कहते हैं करना तो इसने है ही, तो कहते हैं कि इसको हम रोके, इसका सपोर्ट कर देंगे तो ज्यादा हेल्प होगी। तो अब उस तरीके ग्रेट, से चीजें हो गई ग्रेट। हैं। बहुत कुछ सीखने को मिला इस पॉडकास्ट से, आपकी स्टोरी से। बहुत लोग, बहुत विमेन, बहुत फीमेल, और मैं कहूंगा बहुत यंग यूथ, जितना भी यूथ है बहुत इंस्पायर होगा आपको सीख के। कई सरवानी और आएंगे, कई एनजीओज को एक वो मिलेगा जो डिमोटिवेटिंग पीरियड चल रहा है, उनको भी एक किक स्टार्ट मिलेगा, और वो भी मोटिवेट हो पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अगर मैं आपसे लास्टली पूछूं कि सरवानी को 5 साल बाद कहां देखते हो, क्या फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, क्या विजन है? और अभी जो मेरे आंखों में मतलब एक जो ड्रीम है, विजन है इसको लेकर, वो है कि स्कूल खोलना है। अभी हम 75 बच्चों को पढ़ाते हैं, जितनी कैपेसिटी है वो मेरे घर पे चल रहा है। अब हमारे पास हमारे पे इतनी है नहीं कि हम एक स्पेस लेके पढ़ा सके, तो वो मेरे घर पे ही चल रहा है। बट मेरा मतलब अभी जो पर्सनली मेरे को लगता है कि ये चाह रहे हैं कि स्कूल हो सरवानी का, ऐसे हम बहुत सारे बच्चों को पढ़ा पाए। और मतलब मेरा विजन है कि प्रॉपर स्कूल हो। मतलब अभी तो बारिश हो जाती है तो हमें क्लासेस कैंसिल करनी पड़ती हैं बिकॉज ओपन में स्कूल है, बट हम स्कूल हो और जो भी हो, मतलब मैं कभी भी मैंने सरवानी को लेके मतलब इसमें ज्यादा सोचने की मुझे जरूरत नहीं पड़ी, बिकॉज कहीं ना मेरी सोच से हमेशा बेहतर ही सोच रही है ऊपर से जो भी आई है गाइडेंस। मुझे लगता है कि जितना मर्जी मैं प्लान कर लूँ, जितना मर्जी मैं सोच लूँ, जितना मर्जी मैं कहूँ कि हाँ यहाँ लेके जाना है, वहां लेके जाना है, अल्टीमेटली जो उसका प्लान है ना, वो मेरे प्लान हर प्लान से बेटर है। और मुझे सरवानी पे पूरा भरोसा है, वो अपने आप कोई ना कोई जगह ढूंढ लेगी, कहीं ना कहीं पहुंच जाएगी, कुछ ना कुछ जरूर कर लेगी। अच्छा, ये पॉडकास्ट, थ्रू आउट द पॉडकास्ट मेरे को कम से कम 3 या 4 बार गूजबम्स आ चुके हैं। ये पॉडकास्ट सीरियसली गूजबम्स से भरा रहा। थैंक यू सो मच, आज आप आए अपना टाइम निकाल के। जाते जाते अगर आप कुछ हमारे पॉडकास्ट के बारे में कुछ हमारे ऑडियंस को कहना चाहोगे तो बिल्कुल। कैसा एक्सपीरियंस? मैं बहुत ही अच्छा मेरा एक्सपीरियंस रहा। मैं आप सबको कहूंगी जो भी पॉडकास्ट को सुन रहे हैं, प्लीज आप मेक श्योर आप करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और टूर को इस जर्नी में सपोर्ट करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम जो भी कोई कुछ करना चाह रहा है, अगर आप उसको जाके एक्सटेंडेड हेल्प नहीं दे सकते, बट आप कम से कम जो आपकी कैपेसिटी में है वो आप जरूर करें। और मैं चाहूंगी पॉडकास्ट बहुत अच्छा ग्रो करे एंड आप बहुत अच्छा काम करें, आगे आपको और काम मिले। और मैं जो भी सुन रहा है उसको यही कहना चाहूंगी, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं कि हमने ये करना है, वो करना है, कैसे करें, कब करें, आप बताएं। मैं उनको ये कहती हूँ कि मैं इसकी अथॉरिटी इतनी है मेरे पास ना, मेरे पास इतना मैं कहूँगी अभी एक्सपीरियंस है, अभी बहुत काम करना है। बट जो भी है, जहाँ पे भी हो आप, जो भी रिसोर्सेज हैं उसको इस्तेमाल करके उसी टाइम करो। वेट मत करो कि ये हो जाएगा, ये बदल जाएगा। मैं सोच सकती थी कि जब हम पाठशाला तब स्टार्ट करें जब हमारे पास कोई जगह आ जाए या ये हो जाए। जब भी आप, जहां भी आपको लगता है, हमारे पास एक छोटा सा बोर्ड था, हमने 7 बच्चों को बिठा के स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, और अब वो 7 के 70 हो गए हैं। तो आप जब भी जहाँ पे भी है, आप प्लीज उसे इस्तेमाल करें, अपनी रिसोर्सेज को, और अपनी कोशिश करें, और जरूर कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। बस यही थैंक यू है। सो मच दृष्टि फॉर ज्वाइनिंग इन टुडे। थैंक यू सो मच। आई होप हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक लड़की की, एक 18 साल की लड़की जिसने ग्रो करा था,
और इस जर्नी से, इंस्पायरिंग जर्नी से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा ऑडियंस को। थैंक यू सो मच ऑडियंस फॉर ज्वाइनिंग इन। एंड अगर आपको पॉडकास्ट अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलना। एंड ऐसी ही स्टोरीज लाते रहेंगे। थैंक यू सो मच। लास्टली दृष्टि, आप आ जाए जरूर कभी फ्यूचर में भी सरवानी के साथ 5 साल बाद फिर से एक पॉडकास्ट करने का मौका मिले तो बहुत खुश होऊंगा मैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू।